क्योंकि पंचायत चुनाव में भले ही भाजपा ने अपनी जीत का डंका बजाया, लेकिन पंचायत सदस्य की जंग में उसे जनता के वोट मिले। ऐसे भाजपा के लिए 21 का यह फैसला एक सीख है। अगर ऐसा 2022 के चुनाव में हुआ तो क्या होगा? वहीं 21 का यह फैसला समाजवादी पार्टी के लिए भी एक फांस की तरह है, जिसे पंचायत सदस्य के चुनाव में वोट तो मिले, लेकिन वो जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में अपने जनप्रतिनिधियों को साथ नहीं रख पाई, साध नहीं पाई। और ऐसे में बड़ा सवाल है कि समाजवादी पार्टी 2022 में अपनी इस गलती से सबक लेगी, क्योंकि सपा अपनी हार के हजार बहाने क्यों न बनाए, सच यही है कि पंचायत की जंग में भाजपा ने जीत का डंका बजाकर सत्ता के सेमीफाइनल में साइकिल को सफा कर दिया है। पंचायत चुनाव झांकी, 2022 की जंग बाकी। जिले से लेकर ब्लॉक तक भाजपा का डंका। सत्ता के सेमीफाइनल में साइकिल सफा। योगी आदित्यनाथ यूपी की राजनीति के सबसे बड़े बाहुबली बन गए हैं। जैसे क्रिकेट के मैदान पर धोनी ने आईसीसी के हर टूर्नामेंट में फतेह हासिल की, ठीक उसी तरह योगी ने हर एक चुनाव जीतकर प्रदेश की राजनीति में एक नया अध्याय लिख दिया है, जिसके पन्ने आने वाली पीढ़ी जब भी पढ़ेगी तो एक ही नाम लेगी, योगी आदित्यनाथ का। पंचायत चुनाव 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हो रहे थे, इसलिए ये खासे अहम थे और बीजेपी ने पहली बार इतना एक्टिवली इस चुनाव में पार्टिसिपेट किया था। जब जिला पंचायत अध्यक्ष पद के नतीजे आए और जब ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी ने दोनों ही चुनाव में ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की। इसके पीछे कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार के काम काज पर भी मुहर लगी। ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से सरकार ने 4.5 साल में काम किया है, ये जीत उसका सर्टिफिकेट है। 70 साल के इतिहास में योगी आदित्यनाथ से पहले यूपी में 21 मुख्यमंत्री बने, लेकिन किसी ने अपनी पार्टी को उस बुलंदी पर नहीं पहुंचाया जहां योगी राज में भाजपा खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी ने 73 पर अपने प्रत्याशी खड़ा किए थे, 2 अपने सहयोगी दलों को दिए थे। 73 में से भारतीय जनता पार्टी 66 सीटों पर चुनाव जीती और 1 पर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल अपना दल एस ने विजयी प्राप्त की। कुल 75 में से 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों ने विजयी प्राप्त किया। हालांकि योगी के विरोधी उनकी जीत को सत्ता और सरकारी मशीनरी के दम पर मिली जीत बताते हैं। जब जनता ने चुनाव उनके सामने आया तो जनता ने अपना समर्थन दिखाया और सबसे बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सदस्य भी जीते, वीडीसी भी जीते, प्रधान भी जीते। लेकिन सरकार ने तय कर लिया कि उन्हें लोकतंत्र में बहुमत जिसको मिला उसकी कोई परवाह नहीं है, जो जनादेश है उसकी कोई परवाह नहीं है। जिस प्रदेश की पुलिस और जिस प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी इस बात पे लगे हों कि पर्चा कैसे छीना जाएगा, उनने उत्तर प्रदेश की बहनों के साथ कैसा व्यवहार किया, और केवल इसलिए कि ब्लॉक प्रमुख उनका बन जाए। लेकिन कहीं न कहीं भाजपा की इस जीत ने उनके विरोधियों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि पंचायत चुनाव तो सिर्फ झांकी है, असली लड़ाई अभी बाकी है। 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, जिसके लिए भाजपा ने अपनी जीत का दावा ठोक दिया है। लेकिन विपक्ष अभी भी समझ नहीं पा रहा कि चुनाव किन रणनीतियों पर लड़ें। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। जब से अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की कमान अपने हाथ में ली है, तब से सपा हर एक चुनाव हारी है। हार का सिलसिला 2014 से शुरू हुआ, जो आज तक जारी। इस दौरान भाजपा को हराने के लिए अखिलेश यादव ने कई गठबंधन भी किए, लेकिन भाजपा के आगे अखिलेश की हर रणनीति धराशायी हो गई। और अब सवाल इस बात का है कि क्या अखिलेश के पास भाजपा को हराने के लिए कोई और प्लान नहीं है? क्योंकि जितने भी प्लान थे, भाजपा अब तक सबको डिकोड कर चुकी है।
बैक हार, सपा में हाहाकार। 2017 में विधानसभा में हार, 2019 में फिर लोकसभा में हार, 2021 में पंचायत की जंग में करारी शिकस्त। अखिलेश की गठबंधन नीति पर भारी योगी की रणनीति। जब जनता ने चुनाव उनके सामने आया तो जनता ने अपना समर्थन दिखाया और सबसे बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सदस्य भी जीते, बीडीसी भी जीते, प्रधान भी जीते। लेकिन सरकार ने यह तय कर लिया कि उन्हें लोकतंत्र में बहुमत जिसको मिला उसकी कोई परवाह नहीं है, और जानबूझ करके रणनीति बना करके और फुल फ्लैश प्लानिंग करके जो चुनाव कराए गए उस हमारे और आपके सामने परिणाम हैं। लोकतंत्र में ऐसा नंगा नाच किसी सरकार ने नहीं किया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने नंगा नाच किया है। पिछले 7 सालों में 3 बार अखिलेश यादव भाजपा से बुरी तरह हारे। अखिलेश यादव ने चुनाव जीतने के लिए जो भी रणनीति बनाई, योगी के सामने सब फेल नजर आई। मतलब अखिलेश यादव की हर चाल की काट भाजपा ने ढूंढ निकाली। पंचायत चुनाव के तीनों मोर्चों पर जिस तरह से सपा हारी, उसने सपा को सोचने पर मजबूर कर दिया कि पंचायत सदस्य में भाजपा से लीड लेने के बाद भी क्यों सपा जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख में पिछड़ गए। क्यों अखिलेश अपने जीते हुए प्रतिनिधियों को मैनेज नहीं कर पाए। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव जिसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था, उसमें चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की बात करें या फिर ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की बात करें, दोनों ही चुनाव में समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। दरअसल समाजवादी पार्टी ने जो रणनीति अपनाई वो इस दोनों ही चुनाव में बीजेपी की रणनीति के आगे फेल हो गई। हालांकि इन दोनों ही चुनाव के एक्सपर्ट, या हम कहें पंचायत चुनाव का जो एक्सपर्टाइजेशन है वो समाजवादी पार्टी का माना जाता है, लेकिन इस बार के पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी का जादू नहीं चल पाया। अखिलेश यादव भले ही पंचायत चुनाव में लोकतंत्र के चीर हरण की दुहाई दें, लेकिन चूक तो हुई है। ये बात कहीं ना कहीं उन्हें भी पता है कि वो स्थितियों को मैनेज कर सकते थे, लेकिन कर नहीं पाए। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा करके लड्डू खाए जा रहे हैं, खुशी मनाई जा रही है। ये योगी नहीं हो सकते। मैंने कई मौकों पर कहा, फिर कहता हूं, मैं बात दोहराता हूं, ये योगी नहीं है। अगर कोई योगी होता तो शायद जनता को दुख नहीं देता। राजनीति के जानकार अखिलेश में संभावनाएं तो देखते हैं, लेकिन उनकी रणनीति पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि अखिलेश ने जब से समाजवादी पार्टी की कमान अपने हाथ में ली, तब से अब तक हर बार मुंह की खाई। फिर चाहे वो 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन हो या फिर 2019 में बसपा के साथ गठबंधन, हर बार अखिलेश ने मुंह की खाई। जबकि पंचायत चुनाव में हालात एकदम ठीक थे, लेकिन अखिलेश यहाँ भी चूक गए। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या अखिलेश यादव 2022 में योगी से टक्कर ले पाएंगे, क्योंकि स्कोर बोर्ड पर भाजपा 3-0 से आगे है। ऐसे में सबकी निगाह अखिलेश पर है। अगर वो सफल हुए तो तीनों हार का हिसाब बराबर होगा, लेकिन चूक गए तो वो यूपी की राजनीति में बहुत पीछे हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और बात जंग आबादी की। यूपी में नई जनसंख्या नीति लाकर योगी सरकार ने सूबे में राजनीतिक हलचल मचा दी, क्योंकि जहां योगी सरकार प्रदेश की लगातार बढ़ती जनसंख्या को विकास में बाधा बता रही है, वहीं विपक्ष इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहा है, क्योंकि 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है और विपक्ष को लग रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण का मसौदा लगाकर योगी अपने लिए 2022 में जीत की जमीन तैयार कर रहे हैं। यूपी में जनसंख्या विस्फोट पर कानूनी चोट। योगी का प्रण, जनसंख्या पर होगा नियंत्रण।
बढ़ती हुई जनसंख्या विकास में कहीं न कहीं बाधक हो सकती है। जिस तेजी से यूपी की आबादी बढ़ रही, उसने यूपी के भविष्य पर संकट ला दिया है। देश का सबसे बड़ा बेटा विकास के मामले में उन दूसरे राज्यों से कहीं पीछे है जिनकी आबादी यूपी से बहुत कम है, और इसका एक कारण है यूपी की आबादी। ये बढ़ती हुई जनसंख्या विकास में कहीं न कहीं बाधक हो सकती है, और इस पर अनेक मंचों से पिछले 4 दशकों से निरंतर चर्चा चल रही है। जिन देशों ने और जिन राज्यों ने इस संबंध में अपेक्षित प्रयास किए, उसके वहां सकारात्मक परिणाम भी सामने देखने को मिले हैं, लेकिन फिर भी इसमें और भी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। जबकि यूपी क्षेत्रफल के लिहाज से देश का चौथा राज्य है, लेकिन आबादी में सबसे बड़ा। अगर यूपी को अलग देश बना दिया जाए तो चीन, भारत, इंडोनेशिया और अमेरिका के बाद सबसे बड़ा मुल्क हो। लेकिन अगर क्षेत्रफल की बात करें तो यूपी राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से भी छोटा है। मतलब यूपी के पास जगह कम है, लोग ज्यादा। लेकिन अब यूपी की खुशहाली के लिए सीएम योगी ने वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर सूबे की नई जनसंख्या नीति पटल पर रख दी, जिसमें 2021 से 2030 तक जनसंख्या कंट्रोल के वो सारे दिशा निर्देश हैं जिससे न सिर्फ सूबे की दिशा बदलेगी बल्कि विकास की गंगा बहेगी। इसका संबंध केवल जनसंख्या स्थिरीकरण के साथ ही नहीं, बल्कि जनसंख्या नीति का संबंध हर एक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने और समृद्धि का रास्ता उसके द्वार तक पहुंचाना भी है। लेकिन योगी की जनसंख्या नीति विपक्ष को रास नहीं आ रही। वजह है इसकी टाइमिंग, क्योंकि सरकार ये मसौदा तब लेकर आई है जब 6 महीने बाद सूबे में चुनाव है। अब ये जो कानून ला रहे हैं, ये उसको चलाने में अपने यानी सरकार को चलाने में तो हो गए फेल। ये तो कुदरत का कानून है, जब वो दुनिया में आनी है तो हम कितनी भी कोशिश करें कि साहब इससे 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा न किए जाएं, तो हम कैसे रोक सकते हैं। आज विश्व जनसंख्या दिवस है और इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो जनसंख्या नीति 2021 से 2030 तक का विमोचन किया है, उसमें कई सारी महत्वपूर्ण बातें भी हैं। साफ तौर से इस बात का भी जिक्र है कि कैसे जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की, उसे रोका जाए। क्यों? क्योंकि अगर हम जनसंख्या के लिहाज से देखें तो उत्तर प्रदेश दुनिया में 5वां एक बड़ा देश होगा जो जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, और जनसंख्या वृद्धि जिस तरीके से हो रही है, इसीलिए जो ये जनसंख्या नीति है उसको आज उसका विमोचन मुख्यमंत्री ने किया है। वहीं सवाल जनसंख्या नियंत्रण पर राज्य विधि आयोग के उस ड्राफ्ट का भी है जिसमें 2 बच्चे सबसे अच्छे जैसी बातों का जिक्र है। जानकारों की माने तो जनसंख्या नियंत्रण का मसौदा यूपी के सुनहरे भविष्य के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन सवाल इससे जुड़ी राजनीति का है, क्योंकि किसी को यह चुनाव से पहले योगी का मास्टर स्ट्रोक नजर आता है तो किसी को विपक्ष के लिए सबसे बड़ा संकट। ऐसे में यूपी की सूरत कितनी बदलेगी ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात विजयपथ के बिजली वाले फैक्टर की, यानी उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के उस चुनावी वादे की जिसने देवभूमि में नई सियासत शुरू कर दी। दिल्ली में फ्री बिजली से सफलता की हैट्रिक लगाने वाली आम आदमी पार्टी अब उत्तराखंड में जमीन तलाश कर रही है। रविवार को केजरीवाल देहरादून में थे, जहां पर उन्होंने उत्तराखंड में सरकार बनने पर 300 यूनिट्स फ्री बिजली का वादा किया। केजरीवाल के इस चुनावी वादे से भाजपा और कांग्रेस में हलचल मच गई। उत्तराखंड में चुनाव, आपने दिखाए ताव। दिल्ली में धामी, देहरादून में केजरीवाल। पहाड़ में चुनावी घमासान।
उत्तराखंड में भले ही 6 महीने बाद चुनाव हों, लेकिन सियासी पारा अभी से गर्म है। दिल्ली में जीत की हैट्रिक लगाने वाली आम आदमी पार्टी अब दिल्ली से बाहर अपनी जमीन तलाशने में जुटी है। रविवार को जब उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में थे, तब दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल देहरादून में। जहां पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर सूबे की रणनीति पर मंथन कर रहे थे, वहीं केजरीवाल उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के भविष्य की रूपरेखा तैयार कर रहे थे। सभी उत्तराखंड वासियों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज उत्तराखंड में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। केजरीवाल ने बिना वक्त गंवाए उत्तराखंड के लोगों से 300 यूनिट फ्री बिजली और पुराने बिजली माफ करने जैसे चुनावी वादे कर डाले। जैसे दिल्ली में करके दिखाया, वैसे ही उत्तराखंड के अंदर हमारी सरकार बनेगी। 300 यूनिट बिजली तक हर परिवार को मुफ्त बिजली दी जाएगी। बिजली फ्री आम आदमी पार्टी के लिए वो ब्रह्मास्त्र है जिसके दम पर उसने दिल्ली जीता और अब पंजाब, उत्तराखंड जीतना चाहती है। अरविंद केजरीवाल जी, आज आप उत्तराखंड में आए हैं। मुझे लगता था कि उत्तराखंड में आके आप सच बोलेंगे, लेकिन आप दिल्ली में झूठ बोलते रहे, पूरे देश की जनता से झूठ बोलते रहे। तो मुझे लग रहा था देवभूमि में आके शायद आप सच बोल जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने दिल्ली में फ्री बिजली देने की बात की। कृपया आप बताएं कि बिजली फ्री देते हैं तो ये सरचार्ज क्या होता है हर बिल के साथ? ये एनर्जी चार्ज क्या होता है? ये फिक्स चार्ज क्या होता है? इन नामों से आप बिजली का बिल वसूल करते हैं। आम आदमी पार्टी देवभूमि में पॉजिटिव राजनीति का दावा कर रही है, जिसमें फ्री बिजली से लेकर अच्छी शिक्षा व्यवस्था के साथ हेल्दी स्वास्थ्य व्यवस्था का जिक्र है। 2022 विधानसभा चुनाव फतेह करने की तैयारियों में सभी राजनीतिक दल जोर शोर से जुटे हुए हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का 1 दिवसीय दौरा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अपनी ज़मीन मजबूत कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड पहुंचकर 300 यूनिट तक बिजली फ्री, किसानों को बिजली पूरी तरीके से मुफ्त और इसके साथ ही पुराने बिजली बिलों को पूरी तरीके से माफ करने का वादा करके आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट साधने की अपील की है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या भाजपा और कांग्रेस में सेंधमारी कर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अपनी जगह बना पाएगी? क्योंकि जहां भाजपा 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदल चुकी, वहीं कांग्रेस किस चेहरे पर चुनाव लड़ेगी ये तय नहीं कर पाई। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में खुद के लिए संभावनाएं नजर आ रही। अब ये कोशिश कितनी रंग लाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।